नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ, जो सीधा आ रही है इजराइल से। जी हां, हमने वीकेंड पर यानी कि शनिवार सुबह से ये बिग ब्रेकिंग आपके स्क्रीन्स पर लेकर आए हैं, जहां हमास का कई इजरायलियों पर हमला हुआ है। एक सरप्राइज अटैक जिसे अब तक का हिस्टोरिकली सबसे आप कह सकते हैं वर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, वर्स्ट अटैक बताया जा रहा है, वो हमने शनिवार को होते हुए देखा, जो अभी भी जारी। और हम हमास के हमले के बाद हमने इजराइल का युद्ध पर ऐलान होते हुए देखा है और कई लोगों की मृत्यु की और बंधक बनने की खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन मार्केट्स पर किस तरह का इंपैक्ट हो सकता है, बीते हफ्ते किस तरह का प्रदर्शन ग्लोबल बाजारों ने दिखाया, पूरी अपडेट लेते हैं। नुपुर हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग। इस खबर पर तो नजर रहेगी, लेकिन बीते हफ्ते प्रदर्शन कैसा रहा है और अब कौन से ट्रिगर्स हैं, क्यूज है जिन पर नजर रखनी है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने बताया, सबकी नज़रें हमास और इजराइल पर ही टिकी हुई है। वहाँ पर जो हमले चल रहे हैं उसके बाद हमने देखा कि इजरायली स्टॉक मार्केट भी 7% तक टूटा है। इनफैक्ट इजिप्ट के भी मार्केट देखेंगे तो आपको वहाँ पे 5% की गिरावट नजर आई है। जब विश्व युद्ध, जो भी युद्ध का ऐलान होता है, तो मार्केट्स हो, चाहे कमोडिटीज़ हो, इक्विटीज़ हो, वहाँ पे इम्पैक्ट हम देखते हैं। और 50 साल पहले जब 1973 में युद्ध हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि जो कच्चे तेल के भाव है वो वहाँ पे मल्टीफोल्ड इंक्रीज आते हुए नजर आए थे। लेकिन 1973 की डिमांड सप्लाई की इक्वेशन अलग थी, आज की सिचुएशन की इक्वेशन जो है वो अलग है। इसलिए ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट्स है और काफ़ी सारे रिपोर्ट्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आज की सप्लाई सिचुएशन, आज की डिमांड सिचुएशन, आज की जो सिचुएशन है क्रूड ऑयल को लेकर वो अलग है। हालांकि नियर टर्म में आप जंप बिल्कुल देखेंगे कमोडिटीज़ के भाव में, चाहे वो सोना चांदी हो, क्रूड। और इनफैक्ट आज सुबह भी अगर आप देखें तो कच्चा तेल 4% ऊपर। बीते हफ्ते हमने देखा था कि कमजोरी भरा सेशन रहा था क्रूड के लिए, लेकिन सोमवार की सुबह 4% ऊपर आपको क्रूड नजर आ रहा है। $88 के पास आपको फिलहाल क्रूड ट्रेड करते हुए दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स भी अगर बात करें, फ्राइडे का मुंह छोड़ के अगर अभी सुबह का मुंह देखें तो आपको 200 पॉइंट नीचे दिखाएगा डाउ फ्यूचर। नैस्डैक में भी आपको कमजोरी दिख रही है। तो एक इम्पैक्ट जो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, जो वहाँ पे हमले हो रहे हैं, उसके बाद इम्पैक्ट आपको नज़र आ ही रहा है अमेरिकी जो फ्यूचर बाजार है उसमें। फ्राइडे की बात करें तो एक अच्छा रीबाउंड सेशन था यूएस के बाजार में। इनिशियल एक कमजोरी के साथ शुरुआत हुई थी, फिर जॉब्स डेटा सामने आया, उसके बाद एक शानदार रिकवरी बाजार में देखने को मिली। 400 पॉइंट का एक इंट्राडे मूव आपको देखने मिला था डाउ में। इनफैक्ट जो क्लोजिंग हुई है वो भी आपको अच्छी बढ़त के साथ तीनों के तीनों इंडिसेस में आती हुई नजर आई थी। मजबूत जॉब डेटा सामने आया, जिसके बाद एक अमेरिकी बाजार में आपको रिबाउंड देखने को मिला। S&P और नैस्डैक में अगस्त के बाद हाईएस्ट इंट्राडे गेन भी आपको नजर आया था दोनों ही इंडेक्स में। और 4 हफ्तों की जो गिरावट थी उसका जो सिलसिला था वो भी टूटते हुए हमने फ्राइडे के दिन देखा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने बात भी की थी कि डाउ ने सारी जो बढ़त है 2023 की वो गवा दी थी, लेकिन वहाँ पे आपको नजर आएगा फ्राइडे में हल्की फुल्की आपको बढ़त भी दिखी। S&P भी देखे तो आपको 1 से 1.25% की बढ़त दिखा रहा है। और नैस्डैक जो टेक हेवी स्टॉक्स थे वहाँ पर भी अच्छा रिबाउंड आते हुए नजर आता है। अब जॉब्स डेटा जो इतना सरप्राइजिंग डेटा सामने आया, इतना मजबूती वाला डेटा सामने आया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 8 महीनों में सबसे अधिक नौकरियाँ जो है वो जोड़ी गई। 1,70,000 का अनुमान था, उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो 3,36,000 नई नौकरियां भी सितंबर के महीने में जोड़ी गई है। हालांकि एक पॉजिटिव यहाँ पे जो इन्फ्लेशन को डेटा होता है, वेजेस का जो डेटा होता है, वेतन का जो डेटा होता है, वो अनुमान से थोड़ा कम आया। तो दोनों ही तरफ के आपको डेटा दिखेंगे। नई नौकरियों का जो जोड़ी गई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वेतन में जो ग्रोथ हुई है वो थोड़ी अनुमान से कम आती हुई दिखी है। बेरोजगारी के आंकड़े की बात करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा, 3.8% के आसपास ही फिलहाल मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये आते हुए नजर आए। तो सबकी नजरें फिर से फेड के एक्शन पर रहेगी। जो मार्केट का यही कहना है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक है, जॉब डेटा को लेकर यहाँ पे लगातार अभी जो दरें वो बढ़ सकती है आने वाली पॉलिसीज में। इसलिए हमने देखा कि 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड थी वो 7% बढ़कर इनफैक्ट 16 साल के ऊंचाई पे भी आपको दिखेगी 4.8% के आसपास। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा ब्रेक लगते हुए दिखा, 106
के करीब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और 11 हफ्तों की जो एक तरफा तेजी हमने डॉलर इंडेक्स में देखी थी वो भी थोड़ी सी थमती हुई नजर आई थी। इस हफ्ते अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं तो वहां पर रखनी है नजर। साथ ही साथ एफओएमसी मीटिंग के जो मिनट्स है वो भी आते हुए दिखेंगे। तो दोनों ही डेटा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट थर्ड क्वार्टर का भी जो नंबर्स है वो आते हुए नजर आने वाले। यूरोप के बाजार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़त के साथ ही सारे के सारे इंडेक्स बंद होते हुए दिखे। जापान में आज हॉलीडे, चाइना रीओपन होने वाला है एक हफ्ते की जो वहाँ पे हमने छुट्टी देखी थी। उसके बाद कमोडिटीज़ की बात करें तो कच्चे तेल की हम बात कर ही चुके हैं, 4% फिलहाल आपको ऊपर दिखा रहा है। सोना चांदी भी देखें तो वहाँ पर भी तेजी, और बेस मेटल में बीते हफ्ते हमने गिरावट देखी थी। तो काफ़ी कुछ है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा इस बार अमेरिका का, और सबकी नज़र इजराइल और हमास पर ही टिकी हुई है। ऑफ कोर्स इजराइल हमास जो युद्ध है, जो तनाव है, इस पर नजर रहने वाली है, क्योंकि अब जानना है कि इसका रिएक्शन ग्लोबल मार्केट्स पर क्या होगा, यही जानते हैं। और जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर मॉर्निंग। सर समझना चाहेंगे ये जो एक सरप्राइज अटैक हमने हमास की तरफ से सुबह शनिवार की सुबह आता हुआ देखा है इजराइल पर, अब जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये जंग छिड़ गई है, दुनिया के बाजारों पर कैसा इंपैक्ट दिख रहा है सर, इक्विटी, कमोडिटी, दूसरे एसेट्स? जी नेहा जी, डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज नीदर ना फिलिस्तीन ना इजराइल तेल उत्पादक देश है। इजराइल थोड़ा बहुत 3 लाख बैरल दिन के रिफाइन जरूर करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ईरान सामने आके समक्ष रूप में जंग में हो जाता है शामिल, तो ऑयल सप्लाई और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे सवालिया निशान आते हैं। कल इजरायली मार्केट 7% डाउन था, इजिप्शियन मार्केट 5% डाउन था। इजिप्ट में एक पुलिस वाले ने इजरायली टूरिस्ट के ऊपर बंदूक दाग दी और 2 इजरायली टूरिस्ट मारे गए इजिप्ट में। उसके चलते इजिप्ट मार्केट पे भी असर आया। गल्फ के ज्यादा मार्केट 0.5 से 1% से कम नीचे थे। आज सवेरे मार्केट्स थोड़ा मुश्किल है मार्केट्स का अंदाजा लगाना, क्योंकि जापान बंद है, साउथ कोरिया बंद है छुट्टी के कारण, चाइना खुल रहा है एक हफ्ते की छुट्टी के बाद। हांगकांग में टाइफून के कारण सवेरे की ट्रेडिंग स्थगित की गई है और लगभग 11 बजे हांगकांग हो सकता है 11:40 पे हमें हांगकांग के रुझान मिलेंगे। तो जो ट्रेडिंग हो रही है वो काफी सुपरफिशियल है। यूएस फ्यूचर्स डाउन है, ऑयल 4% ऊपर खुला, सोना ऊपर है, डॉलर सब करेंसीज के मुकाबले अहमियत पर है एक्सेप्ट येन और स्विस फ्रैंक। और क्या होता है इस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क में एक फ्लाइट टू सेफ्टी होता है, तो डॉलर खरीदा जाएगा, येन खरीदा जाएगा, स्विस फ्रैंक खरीदा जाएगा, सोना खरीदा जाएगा और रीजन के मार्केट से पैसा थोड़ा बहुत निकलेगा। उसके बाद सेकंड ऑर्डर इफेक्ट देखने पड़ेंगे। 18,000 भारतीय काम करते हैं इजराइल में, हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियां और फार्मा कंपनीज की वहाँ ब्रांचेस हैं, वो थोड़ा अंदाजा लगेगा टाइम, बट ये लॉन्ग ड्रॉन आउट जंग है, थोड़ा टाइम लगेगा इसके निजात होने में। ओके चलिए बग्गा सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और ये पूरा इम्पैक्ट बताया। वैसे हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ बग्गा सर आगे भी जुड़ने वाले हैं और पूरी रोशनी डालेंगे कि ओवरऑल कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस युद्ध का। लेकिन आइए, जिस तरह के ग्लोबल संकेत हमें मंडे मॉर्निंग मिल रहे हैं, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, मेरे पास आज आपके लिए 2 सवाल हैं सर, बट ऑफ कोर्स पहला सवाल तो यही कि इजराइल हमास ये जो युद्ध छिड़ गया है सर दोनों के बीच में, हमारे मार्केट के पर्सपेक्टिव से इसे कैसे देखना चाहिए, कैसे कोई इम्पैक्ट की तैयारी करें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव खबर पूरी दुनिया भर के लिए आई है, जो बड़ी भी है और बड़ा होने का पोटेंशियल भी रखती है। फिर देखिए, 2 तरीके से देखा जाए। पहला तो ये कि अभी तक जो कुछ भी एक्शन हुआ है वो अभी तक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन क्या ये बड़ा हो सकता है, ये वक्त बताएगा।
अब इसमें आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है वो ये कि अगर इसका किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा असर आएगा तो वो है क्रूड कच्चा तेल। तो सिंपल आपको कच्चे तेल के प्राइसेस पे नजर रखनी है। अगर कच्चे तेल के प्राइसेस आपको इंडिकेशन दे ऊपर जाने के बार बार लगातार, तो ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्लियर कट है कि दिक्कतें बढ़ने वाली, क्योंकि अब होगा ये कि इजराइल पूरी तरह से बदला लेने की कोशिश करेगा। अब इजराइल का बदला कितना बड़ा होता है और कितना लंबा होता है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा ट्रिगर है। फिलहाल जो इम्पैक्ट है बाजारों पर वो लिमिटेड है, लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा होने का पोटेंशियल जरूर है। तो उस पोटेंशियल से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी है। हर दिन किस तरह से चीजें बदलती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, वो देखनी जरूरी है। बाकी रहा सवाल, जैसा भी बगा साहब भी बता रहे थे कि जो कुछ भी है फ्लाइट टू सेफ्टी होता ही है नेचुरली। इस वक्त आप थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं। रिस्की एसेट्स जिसमें इक्विटी होती है उस पर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। गोल्ड वगैरह आपके बढ़ने ही है। सो मेरा ये समझना है कि दुनिया भर के बाजारों में भी और भारतीय बाजारों में भी फिलहाल जो असर रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। उसके बाद आज से आपको पूरी तरह से इस पर नजर रखनी है कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से चीजें बदल रही है, किस तरह से चीजें बढ़ रही है। क्योंकि अगर सिर्फ इजराइल और हमास यही लड़ते रहें तब तक तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर समझिए कोई और ईरान का खुलकर सामने आ जाए, अभी बाकी सारे बड़े देश खुलकर इजराइल के पक्ष में आ रहे हैं, उधर किस तरह से उन्हें सपोर्ट मिलता है, तो यानी कि अगर दो बड़े गुट दुनिया में बन जाए तो फिर मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो क्या होगा या आपके मेरे सबके अंदाज लगाने वाली बात है, लेकिन हमें जो सिग्नल लेना है एक ही सिंपल सी चीज रखिए दिमाग में, कच्चा तेल देखते रहिए बस। ठीक है सर, वहां तो नजर रहेगी, लेकिन सर बताइए कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसको कैसे ट्रेड करना है, कौन से महत्वपूर्ण स्तर रहेंगे? देखिए फ्लैट शुरुआत हो तो उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे, और अगर नीचे आए तो आपको खरीदारी के मौके बनेंगे, और खरीदारी करने की जो अच्छी रेंज है वो रेंज आपके लिए बने। और शायद एक और चीज बता दूं यहाँ की, शायद हम नीचे नहीं दिख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी पर, उसकी एक बड़ी रीजन ये भी, एक बड़ा कारण ये भी है कि टीसीएस ने आपके बायबैक का ऐलान किया, राइट। और टीसीएस अगर दिग्गज स्टॉक है, हाईएस्ट वेटेज वाला एक स्टॉक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें, अगर टीसीएस 2 से 3% ऊपर खुलेगा तो फिर निफ्टी के लिए नीचे आने में बड़ी मुश्किल होगी। यही वजह है कि आपको गिफ्ट निफ्टी एकदम स्टेबल नजर आ रहा है। मेरा ये समझना है कि अब गिफ्ट निफ्टी के लिए जो नीचे की तरफ सपोर्ट होगा तो 19,450 19,575 के आसपास की रेंज ऐसी होगी जहां पर गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट, जहां बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो लोअर लेवल पर अगर बाजार आए तो यहां पर खरीदारी करने का आपके लिए मौका बनेगा, और अच्छी रेंज में आप खरीदारी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके अलावा ऊपर की तरफ अगर रेंज देखें तो मेरा ये समझना है कि ऊपर की रेंज जो बाजार के लिए निकल कर आ रही है वो है 19,675 19,765, ये लगभग 100 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा से लिया। देखिए ये रेंज तो वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए आते थे ही, क्योंकि अदरवाइज भी आप ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड ये है ही। तो अगर आज एकदम फ्लैट खुल के ऊपर आए तो खरीदारी करने का मौका बनेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,850 44,000 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है आज के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 44,400 44,500 के आसपास की रेंज पर फोकस कीजिएगा। जी वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे। हमने ये तो समझ लिया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज कैसी मूवमेंट हो सकती है, लेकिन खबरों के दम पर भी बड़ा एक्शन रहेगा। और एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जिसको लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है इम्पैक्ट होने वाला है और खबर क्या है? देखिए बिल्कुल बड़ी खबर आती हुई दिखी है, और ये बीएमएल और एक्शन कंस्ट्रक्शन दो कंपनियां, इनके लिए बड़ी खबर आती हुई दिखी है, क्योंकि चीन से जो इंपोर्ट होने वाले व्हील लोडर्स है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो है सिफारिश होती हुई दिखी है। अब जो ड्यूटी है वो इतनी बड़ी है, लगभग 18.8% से 82% के आसपास की जो है वो ड्यूटी लगाने की सिफारिश होती हुई दिखी है। उसके चलते अगर आपको दिखेगा इन सारे स्टॉक्स की बात करें जिसमें बीएमएल, जिसमें कंपनी की जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन कारोबार से लगभग 50% के आए हैं, और इनकी प्रोडक्ट लिस्ट अगर आप देखेंगे उसमें आपको व्हील लोडर्स, बुलडोजर्स, व्हील डोजर्स, ये सारे नाम आते हुए दिखेंगे। और एक्शन कंस्ट्रक्शन जो देश में अगर आप देखें कि अगर आप मोबाइल क्रेन सेगमेंट में कंपनी का लगभग 63% के आसपास का मार्केट शेयर है, और अगर आप पिक एंड कैरी में देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इन दोनों पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो है, बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी की यहां पे सिफारिश होती हुई दिखी है व्हील लोडर्स के ऊपर। ओके, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन, बीएमएल, बड़ी खबर आती हुई नजर रहेगी यहाँ पर, लेकिन खबरों के दम पर और भी बहुत कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरमान, पहले तो बताइए जो दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज के आ चुके हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल,
कई सारी कंपनियों के अपडेट्स आए हैं, जिसमें सबसे पहले जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल की बात करें। यहाँ पर जो इनके Q1 के नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय लगभग 21% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 24.6% से कम होकर 21.8% पर आते हुए दिखे हैं। क्वार्टरली अपडेट्स में टाइटन, यहाँ पर अगर आप बात करें जुलाई सितंबर में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 20% रही है। ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो 19% सेल्स ग्रोथ जो है वहाँ पर आती हुई दिखी है। टाटा स्टील, यहाँ पर Q2 का प्रोडक्शन और डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो आता हुआ दिखा है, जिसमें प्रोडक्शन वॉल्यूम टाटा स्टील का लगभग 4% बढ़ा है। डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें लगभग 1.8% के आसपास गिरकर आता हुआ दिखा है। बजाज फिनसर्व की बात करें, सितंबर का अपडेट, जहाँ पर ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो अंडर रिटर्न है वहाँ पर लगभग 9% की बढ़ोतरी है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर जो डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन है वहाँ पर आपको दिखेगा लगभग जो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स है प्रोविजनल लगभग 37% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर 30 सितंबर तक कुल कारोबार अगर आप देखें तो 22 लाख करोड़ के पार जो है पहुँचा है, जिसमें टोटल बिजनेस की अपडेट की बात करें लगभग 16% बढ़कर आता हुआ दिखा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कोर बिजनेस रेवेन्यू इनका 13% बढ़कर आता हुआ दिखा है। प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनका जो सितंबर के ऑपरेशनल अपडेट्स हैं, जिसमें Q2 FY24 के दौरान लगभग अगर आप देखें कि जो सेल्स है वो लगभग 102% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। और उसी के साथ साथ अंत में अगर आप एवरेज रियलाइजेशन की बात करें तो वो भी 25% बढ़कर आती हुई दिखी है। ऑलराइट, और अरमान, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे और खबरों के दम पर भी तो बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन होगा? बिल्कुल, कई सारे ट्रिगर्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें कैश में धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स और KPI ग्रीन एनर्जी, उनके नतीजे हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर WTI क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वो NSE और BSE पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। BSE जो न्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वो लॉन्च करता हुआ दिखेगा। लगभग 413 स्टॉक्स ऐसे हैं BSE पर जहां पे प्राइस बैंड रिविजन्स हैं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, यहाँ पर बोर्ड बैठक में अगर आप देखें बोर्ड मीटिंग है यहाँ पर जो इंटरम डिविडेंड को कंसिडर करने के लिए, और कई सारे लॉक इन ओपनिंग्स होने वाले हैं, जिसमें सेंको गोल्ड, वेरांडा लर्निंग और मजगांव डॉक जैसी कंपनियां हैं जिन पे जो लॉक इन्स हैं वो खुलते हुए दिखेंगे। एक्स डेट में सिगाची इंडस्ट्रीज, जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट है ₹10 to ₹1 का। MCX पर आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारी जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। सेबी ने MCX को नए सॉफ्टवेयर पर जो रोक है वो हटाई है, और टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश के बाद जो है ये रोक हटती हुई दिखी है। TCS 11 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बायोकॉन, कनाडा की जूनी फार्मास्यूटिकल के साथ उन्होंने करार किया है। उसी के साथ साथ केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें, तेलंगाना में OST8 कंपाउंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो लगाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर बोर्ड से लगभग 33 करोड़ शेयर्स जो हैं वो जारी करने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। QIP का इश्यू प्राइस जो है वो 90.25 का तय किया गया है। लीकर स्टॉक्स और शुगर स्टॉक्स, यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि मोलासिस पर GST 28% से 5% कर दिया गया है। सोलर इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी को कोल इंडिया से लगभग 1853 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। रेल विकास निगम, यहाँ पर भी इनको प्रोजेक्ट से लगभग 256 करोड़ का ऑर्डर मिला है। HG इंफ्रा की बात करें तो सब्सिडरी को 5 अक्टूबर को NHAI से लेटर मिलता हुआ दिखा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। अंत में उन्हीं के लिए अगर आप देखें हाइब्रिड हैम मॉडल के तहत लगभग 997 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आइए एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो BEML पर ही व्यू जानना चाहूंगी। अभी आपने सुना अरमान की एक्सक्लूसिव खबर कि चीन से इंपोर्टेड व्हील लोडर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की गई है। मुझे बताइए BEML कैसे प्रोस्पेक्ट्स आज दिखाई दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, पिछले लगातार 8-10 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन हम यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है, और अच्छी बात ये रही है कि यहाँ पे लगातार एक सपोर्ट 2270 के आसपास निकल के आ रहा है। तो जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पे लॉन्ग साइड में पोजीशन इंटैक्ट रख के चल सकते हैं, और यहाँ पे अगर 2270 के नीचे के लेवल ब्रेक होते हैं तो हमें एक बड़ी गिरावट 2200 से लेकर 2150 तक देखने को मिल सकती है। उसके विपरीत ऊपरी स्तरों पर 2370 के ऊपर अगर काउंटर निकलता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। उसके बाद 2500 से 2550 तक मूव आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए तो कोई ट्रेड यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है, बट लेवल्स को रडार पे रख के चलें। आपको क्या पसंद आ रहा है आज के मार्केट के लिए? बिल्कुल, देखिए खरीदारी पे फोकस है, और अगर हम फ्राइडे के सेशन में देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें इंडिगो में देखने को मिला था, और जिस हिसाब से लगातार क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, इंडिगो में लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इसे लॉन्ग करके चले, फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल सकता है लगभग 2600 से 2650, ये 2 टारगेट होंगे। 2600 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 2650 का होगा।
एंड 2510 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। उसके साथ साथ अपोलो टायर स्पेस में से लगातार यहाँ पे हमने पिछले कुछ समय से गिरावट देखी थी, अब यहाँ पे एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है 390 तक के लेवल के लिए। 382 की क्लोजिंग देखने को मिली थी, 377 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। अपोलो टायर में खरीदारी करने की सलाह होगी 390 से 395 तक के टारगेट के लिए। वेरी वेल, धन्यवाद नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। तो इंटरग्लोब एविएशन और अपोलो टायर्स पे रखिएगा नजर। बाजार की रणनीति समझते हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजीजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित मॉर्निंग, जरा बताइए कच्चे तेल में क्या करें, इंटरनेशनली 5% ऊपर है। जी गुड मॉर्निंग। हाँ, एमसेक्स फिर भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 200 से 250 रुपए की तेजी के साथ ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि एक फॉलो भी हमें बाइंग दिखाई देगी। तो मैं समझता हूँ कि 7100 के करीब अगर मिलता है ओपनिंग के बाद तो वहाँ पर भी बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल लगता है कि 7250 से 7300 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म यानी 1 से 2 दिन में देखने मिलेंगे। तो बाइंग और डिप की रणनीति होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जो लास्ट वीक हमने फॉल देखा उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग मूव है, एंड सेकेंडली जो इजराइल का न्यूज है वो भी डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस को। ओके, साथ ही सोने में क्या करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ वहां पर भी दिखी, ऑलमोस्ट $20-22 भाग गया है। जी बिल्कुल, अगेन वंस अगेन हमने पिछले 2 हफ्तों में काफी भारी गिरावट देखी है। उसके बाद में एक सेफ हेवन बाइंग हमें इस न्यूज के बेसिस पे दिखाई दी है। तो यहाँ पर भी एक गैप अप ओपनिंग दिखाई दे सकती है, जहाँ पर प्राइसेस हो सकता है कि 59,000 के ऊपर हमें ओपनिंग करते हुए दिखे, माफ कीजिएगा 57,000 के आसपास। तो मैं 57,000 5750 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड के लिए वो 56,800 का होगा, और अपसाइड में करीबन 57,450 तक के लक्ष्य में मिल सकता है। ऑलराइट, अमित जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ है कमाई के मौके। तो कच्चे तेल पे रखिएगा नजर, अच्छी स्ट्रेंथ की संभावना है। और सोना भी है 57,250 तक का लेवल, 250 से 450 तक का लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज किन किन स्टॉक्स पर है। अरमान मॉर्निंग बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई जी के सबसे पहले अगर TCS पे बात करें तो मॉर्गन स्टैनली जो है वो इक्वल वेट रख रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 3,730 का। मैक्वायरी की TCS पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट रख रहे हैं 4,220 का। टाइटन पर कई सारी रिपोर्ट्स है जिसमें CLA से मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 3,270 से बढ़ाकर 3,540 का टारगेट कर रहे हैं। JP मॉर्गन यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 3,260 से बढ़ाकर 3,450 का टारगेट कर रहे हैं। और CLA से की ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट है, अपग्रेड कर रहे हैं सेल से, अगर आप देखें तो यहाँ पर सेल से अंडर परफॉर्म पर अपग्रेड कर रहे हैं और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 4,390 से बढ़ाकर 4,685 का टारगेट कर रहे हैं। ओके, चलिए तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर इन स्टॉक्स पर है, आपको भी नजर यहां रखनी है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ आप ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।